नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। आज चर्चा उस खबर की जिसने ईरान, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की राजनीति को एक साथ जोड़ दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार को लेकर दुनिया की नजरें टिकी हैं। सुरक्षा कारणों से उनके बेटे मुज्तबा खामनेई की अनुपस्थिति की चर्चा हो रही है, जबकि लाखों लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती, आगा रहुल्ला, आगा सैयद हादी और इमरान अंसारी जैसे नेताओं के ईरान पहुंचने की खबर ने राजनीति का हलचल बढ़ा दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत और समझौते की बात हुई है, तो फिर सुरक्षा का इतना बड़ा खतरा क्यों महसूस किया जा रहा है? क्या क्षेत्र में तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ? क्या इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास कायम है? और क्या यह अंतिम संस्कार केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का एक बड़ा राजनीतिक संदेश बनता जा रहा है? आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, वहां से फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। ईरान इस समय अपने आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षणों में से एक का साक्षी बनने जा रहा है। सर्वोच्च नेता के निधन के 4 महीने से अधिक समय बाद अब पूरे देश में अंतिम विदाई की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। तेहरान से लेकर मशहद और इराक तक श्रद्धांजलि कार्यक्रमों की व्यापक तैयारियां की गई है। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला प्रेयर कॉम्प्लेक्स में सर्वोच्च नेता का ताबूत रखा गया है, जहां देश के वरिष्ठ अधिकारी, धार्मिक नेता, विदेशी प्रतिनिधि मंडल और हजारों लोग अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार केवल तेहरान में ही 2 करोड़ से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि पूरे अंतिम संस्कार कार्यक्रम में देश भर के अलग अलग शहरों में करीब 3.5 करोड़ लोगों की भागीदारी का दावा किया जा रहा है। ईरान में सर्वोच्च नेता केवल देश के राजनीतिक प्रमुख नहीं होते, बल्कि वे शिया समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक मार्गदर्शक भी माने जाते हैं। यही कारण है कि यह अंतिम संस्कार केवल एक राष्ट्रीय शोक समारोह नहीं, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन की तुलना 6 जून 1989 को ईरान के पहले सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार से की जा रही है। उस समय लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े थे। शोक में डूबे लोगों ने पारंपरिक मातम किया, सीना पीटा और अंतिम दर्शन के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि जनसैलाब ताबूत तक पहुंच गया। हालात ऐसे बने कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी और बाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दफन की प्रक्रिया पूरी की गई। उस ऐतिहासिक अंतिम यात्रा में 1 करोड़ से अधिक लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई थी। इसे दुनिया के सबसे बड़े अंतिम संस्कार समारोहों में गिना जाता है और इसकी चर्चा आज भी वैश्विक स्तर पर होती है। इसके बाद वर्ष 2020 में ईरान के सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार में भी अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिली थी। बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में उनकी मौत के बाद उनका पार्थिव शरीर इराक और ईरान के कई शहरों से होकर उनके गृह नगर केरमान पहुंचा। हालांकि वहां भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हो गए थे। अब एक बार फिर ईरान इतिहास के ऐसे ही निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। प्रशासन इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रहा है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या दुर्घटना से बचा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह केवल अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, धार्मिक आस्था और देश की प्रशासनिक क्षमता का भी प्रदर्शन होगा। कार्यक्रम के अनुसार 3 और 4 जुलाई को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में मुख्य श्रद्धांजलि समारोह आयोजित होंगे। इसके बाद अंतिम यात्रा ईरान के कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों से होते हुए इराक जाएगी। फिर पार्थिव शरीर को वापस ईरान लाया जाएगा और अंततः 9 जुलाई को मशहद स्थित इमाम रजा की पवित्र दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। पूरी दुनिया की नजर अब इन अंतिम संस्कार समारोहों पर टिकी हुई है। यह आयोजन केवल एक नेता की विदाई नहीं, बल्कि ईरान के इतिहास, उसकी धार्मिक परंपराओं और मध्य पूर्व की बदलती राजनीति का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जा रहा है। ईरान इस समय अपने आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षणों में से एक का साक्षी बनने जा रहा है। सर्वोच्च नेता के निधन के 4 महीने से अधिक समय बाद अब पूरे देश में अंतिम विदाई की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। तेहरान से लेकर मशहद और इराक तक श्रद्धांजलि कार्यक्रमों की व्यापक तैयारियां की गई है।
तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला प्रेयर कॉम्प्लेक्स में सर्वोच्च नेता का ताबूत रखा गया है, जहां देश के वरिष्ठ अधिकारी, धार्मिक नेता, विदेशी प्रतिनिधि मंडल और हजारों लोग अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार केवल तेहरान में ही 2 करोड़ से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि पूरे अंतिम संस्कार कार्यक्रम में देश भर के अलग अलग शहरों में करीब 3.5 करोड़ लोगों की भागीदारी का दावा किया जा रहा है। ईरान में सर्वोच्च नेता केवल देश के राजनीतिक प्रमुख नहीं होते, बल्कि वे शिया समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक मार्गदर्शक भी माने जाते हैं। यही कारण है कि यह अंतिम संस्कार केवल एक राष्ट्रीय शोक समारोह नहीं, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन की तुलना 6 जून 1989 को ईरान के पहले सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार से की जा रही है। उस समय लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े थे। शोक में डूबे लोगों ने पारंपरिक मातम किया, सीना पीटा और अंतिम दर्शन के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि जनसैलाब ताबूत तक पहुंच गया। हालात ऐसे बने कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी और बाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दफन की प्रक्रिया पूरी की गई। उस ऐतिहासिक अंतिम यात्रा में 1 करोड़ से अधिक लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई थी। इसे दुनिया के सबसे बड़े अंतिम संस्कार समारोहों में गिना जाता है और इसकी चर्चा आज भी वैश्विक स्तर पर होती है। इसके बाद वर्ष 2020 में ईरान के सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार में भी अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिली थी। बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में उनकी मौत के बाद उनका पार्थिव शरीर इराक और ईरान के कई शहरों से होकर उनके गृह नगर केरमान पहुंचा। हालांकि वहां भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हो गए थे। अब एक बार फिर ईरान इतिहास के ऐसे ही निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। प्रशासन इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रहा है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या दुर्घटना से बचा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह केवल अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, धार्मिक आस्था और देश की प्रशासनिक क्षमता का भी प्रदर्शन होगा। कार्यक्रम के अनुसार 3 और 4 जुलाई को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में मुख्य श्रद्धांजलि समारोह आयोजित होंगे। इसके बाद अंतिम यात्रा ईरान के कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों से होते हुए इराक जाएगी। फिर पार्थिव शरीर को वापस ईरान लाया जाएगा और अंततः 9 जुलाई को मशहद स्थित इमाम रजा की पवित्र दरगाह में सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। पूरी दुनिया की नजर अब इन अंतिम संस्कार समारोहों पर टिकी हुई है। यह आयोजन केवल एक नेता की विदाई नहीं, बल्कि ईरान के इतिहास, उसकी धार्मिक परंपराओं और मध्य पूर्व की बदलती राजनीति का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जा रहा है। चलिए, वहां की तस्वीरें थी जो आप तक हमने साझा की हैं। अब रुक करेंगे हम चर्चा का। हमारे साथ अहमद एयाज, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे हर बात को। अहमद एयाज सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर, जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती, आगा रुहुल्लाह, आगा सैयद हादी और इमरान अंसारी जैसे नेताओं की भागीदारी को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इसका कोई राजनीतिक या कूटनीतिक संदेश भी निकाला जा सकता है? अभी मेजरली उसका नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये जो कन्फ्लिक्ट रहा ईरान और यूएस और इसराइल का, तो उस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कम्प्लीटली और थ्रू एक आवाज़ रेज करी है, अपनी आवाज़ करी रेज बेटर देन एंड मोर फोर्सफुली बाकियों की निस्बत। तो उसका एक कॉन्स्टेंट इस बारे में उसकी आवाज़ रही है, बात रही है ईरान के हक में। तो लगता है कि वो एक सिर्फ रीज़न देख रहा है, और कोई मुझे नहीं लग रहा कि उसमें सियासत का कोई अमल दखल है। और जहाँ तक बाकी जो लीडर्स हैं, वो चूँकि शिया लीडर्स है और नंबर 1 लीडर्स है यहाँ जम्मू कश्मीर के, तो उनका वैसे भी ताल्लुकात इनके साथ ठीक है, ईरान के साथ उनका आना जाना रहता है। और दूसरा मुझे याद आ गया कि महबूबा मुफ्ती जी ईरान के दिल्ली में ईरान के वहाँ ताजियत पर भी गई, उन्होंने अपना ताजियत भी दर्ज कर दिया ईरान एम्बेसी पर। तो लग रहा है यही कोई ये कुछ फैक्टर्स है।
तो बाकी ईरान नहीं लग रहा है कि कोई डायरेक्टली कोई वो सियासत इसमें करेगा। और अलबत्ता जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए एक बड़ा सिग्निफिकेंट इशू है कि महबूबा मुफ्ती को बुलाना, और यहाँ बड़े कदावर नेता है, बड़े सीनियर नेता है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको ना बुलाना बेशक ये यहाँ की सियासत के लिए एक अहम मसला है, न कि ईरान की कोई इसमें सियासत है या और कुछ इसमें देखा जा सकता है। तो मेरा मानना है कि सिर्फ उसी तक महदूद है जी। और कुछ नहीं। सर, आगा सैयद हसन को यात्रा की अनुमति नहीं मिलने और अन्य नेताओं के कार्यक्रम को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, क्या इससे जम्मू कश्मीर में नई राजनीतिक बहस शुरू होने के संकेत मिलते हैं? नहीं, ऐसा कोई मेजर नहीं है उनकी। ट्रैवल कॉन्स्ट्रेंट से कोई इशू ज्यादा नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो आज की बात है, वो पहले से भी है। उनका कुछ रहा है पहले से इशू, तो लिहाजा नहीं माना जाएगा कि उसे कोई और कोई नई बात सामने आ जाएगी। तो अलबत्ता ये जो बाकी जो है उस उनके अलावा बाकी सबको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उनका पहले से दिक्कत रही है, बहुत सारे लोगों को रही है, तो उनमें वो भी शुमार किए जाते हैं। तो लिहाजा कोई नई बहस या नया कोई मुद्दा इससे कोई ना खड़ा होने वाला है, ना उसमें उस पर कोई बात आ सकती है, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नॉर्म है, एक्सेप्टेड है कि इनको दिक्कतें हैं, पासपोर्ट को लेकर दिक्कतें हैं, ट्रैवल को लेकर दिक्कतें हैं, विसास को लेकर दिक्कतें हैं, वो है, वो पहले से था। तो लिहाजा नहीं लग रहा है कि कोई नई इसमें बात छिड़ जाएगी या कोई नई डेवलपमेंट है। तो जिसको हम कह सकते हैं, जैसे एक नई डेवलपमेंट ये होगी कि महबूबा मुफ्ती को इनवाइट किया गया, बाकियों को नहीं, तो ये एक नई डेवलपमेंट है। हो सकता है इसके ऊपर बात हो जाए, डिबेट हो जाए, दैट्स पॉसिबल। लेकिन मौलाना साहब की इसको ट्रैवल को लेकर नहीं लग रहा है कोई जिक्र हो जाएगी, कोई बात हो जाएगी इसके बारे में। ठीक है सर। सर, क्या आपको लगता है कि इस पूरे आयोजन को ईरान अपनी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत दिखाने के अवसर के रूप में भी इस्तेमाल कर रहा है? किसको इस्तेमाल कर रहा है? अपने किस आप को? क्षेत्र को? जम्मू? अपने आप को, ईरान को, ईरान ईरान अपने आप को। नहीं, ईरान देखिए, जो कन्फ्लिक्ट जो अभी जो कन्फ्लिक्ट से बाहर आ गए सीज फायर से, सीज फायर के थ्रू, अभी आपने देखा होगा कि ईरान एक बहुत अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, बार्गेनिंग की पोजीशन में है। शायद इसी वजह से कुछ इश्यूज अभी भी आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो फ्यूनरल सेरेमनी थी, तो उसमें शायद वहाँ के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei की सिक्योरिटी को लेकर बड़े एहतियात किए गए या बहुत सारा सोचा गया। तो शायद अभी भी वो जो बहुत वक्त से जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो 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 कन्फ्लिक्ट रहा है बहुत टाइम से, तो उसे एक मिसट्रस्ट पैदा हो गया। तो इसलिए वो एक दिक्कतें आपको लगेंगी कि शायद खamenei साहब की आज की मामला को लेकर, या अभी शायद दिक्कतें आ रही हैं, कोई खतरात नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। ये एक देरीना मसला रहा है, लेकिन जिस ताकत के साथ, जिस बहादुरी के साथ ईरान ने मुकाबला किया इसराइल का और अमेरिका का, तो एक जरूरतमंदाना कदम साबित हो गया। तो उनकी बार्गेनिंग पोजीशन बहुत बढ़ गई है। तो इसीलिए शायद वो ये चाहेंगे कि अमेरिका की जो सैंक्शंस हैं उनमें रिलीफ हो, और या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर उनका ग्रेटर कंट्रोल हो। तो ये मुझे लग रहा है कि यही एक वजह है कि वो अपनी तब से, जब से कन्फ्लिक्ट, जब से उन्होंने सीज फायर किया, तो तब से शायद अभी यही चीज़ें आ रही हैं कि ईरान भी बड़ी मुस्तैदी से इस पर बार्गेन कर रहा है कि हमको कंप्लीट रिलीफ हो जाए इससे, सैंक्शंस को लेकर, या हार्म स्टेट ऑफ हार्मुज में हमारा कंट्रोल पूरा हो। तो अब वो दूसरी बात है कि अमेरिका भी चाहेगा शायद कि यहाँ का जो न्यूक्लियर पावर जो है उसमें गारंटी हो, या दूसरा जो बैलिस्टिक मिसाइल का मसला हो उसमें हो। तो वो दूसरी बात है, वो भी चाहेंगे। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वक्त ये जो पावर को तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर दिया, ईरान ने तो स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब ये है कि ये गारंटी चाहते होंगे, क्योंकि कन्फ्लिक्ट बहुत टाइम से रहा है, मिसट्रस्ट हो गया है, तो ये चाहेंगे कि गारंटी हो ताकि आगे कुछ इशू ना हो। तो मुझे लग रहा है कि वही एक वजह है
तो वही एक वजह है उनका जो बहादुरी का उन्होंने बहादुरी से सामना किया। ईरान का जो इस वक्त स्टैंड है, ये जो हार्मोज स्टेट ऑफ हार्मोज की बात हो या सैंक्शंस में रिलीफ हो, तो मतलब यूएस से, तो मुझे लगता है वही एक बार्गेनिंग तो वो कर रहे हैं, इसीलिए कि उनके पास उनको उन्होंने काफी मुकाबला किया, तो वही तो उनकी स्ट्रेंथ अब लग रही है और पूरे दुनिया में उनकी आई मीन थोड़ा सपोर्ट में ही रहा है इन वन वे दाग, तो इसलिए उनकी स्ट्रेंथ तो जाहिर है। सर, जिस तरह से अंतिम संस्कार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जो खबरें सामने आ रही हैं, तो क्या लगता है कि ये केवल एहतियाती कदम उठाया गया है या ये संकेत देता है कि उस क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां अभी भी किसी संभावित खतरे को गंभीरता से देख रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने कहा अभी वो ट्रस्ट डेफिसिट है अब, क्योंकि बहुत टाइम से कन्फ्लिक्ट में रहा है ये दुख का। अमेरिका और ईरान, इसराइल, ये सारे रहे हैं बड़े देर से रहे हैं कन्फ्लिक्ट में, और काफी ये जो है मिसट्रस्ट हो गया, काफी एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा है। तो इस वक्त एक दूसरे के भरोसा करना, इसीलिए तो वो टाइम लग रहा है गारंटीज को सॉर्ट आउट करने में। गारंटीज इसीलिए मांग रहे हैं कि ताकि आइंदा उनका कोई जो शुबहात है वो ना रहे। और जो खुमनाई साहब का जो इस वक्त जो आप कह रहे हो कि फ्यूनरल को लेकर एहतियात किया गया, वो तो ये उसी का नतीजा है। और हाल ही में तो रिसेंटली भी कुछ हो गया वहां पे, तो अमेरिका की तरफ से, तो इसलिए ये बिल्कुल एक एहतियाती कदम लग रहा है कि वो नहीं चाहते कि कोई रिस्क लिया जाए, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के अंदर आके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया। तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कोई रिस्क, क्योंकि अभी वो क्लियरिटी पूरी तरह से नहीं है। जैसे अभी मैं कह रहा था कि कोई गारंटीज की बात है, ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट काफी हुआ है, तो इसलिए वो शायद अभी यकीन नहीं करेंगे कि वो सारा जो मामला है सुरक्षित है। तो कोई कहीं ना कहीं चूक ना हो, इसलिए शायद उन्होंने एहतियातन सिक्योरिटी का जो मामला है नायब साहब का, वो शायद मुझे लगता है कि सिर्फ एक एहतियात है कि अभी मामला सही नहीं है, अभी भरोसा नहीं कायम हो गया है एक दूसरे के ऊपर, तो इसीलिए शायद उन्होंने एहतियात से ये कहा। सर, महबूबा मुफ्ती की भागीदारी को घाटी की राजनीति और व्यापक मुस्लिम समाज के संदर्भ में आप किस तरह से देखते हैं? क्या इससे कोई नया नैरेटिव सेट हो सकता है, कोई राजनीतिक विमर्श उभर कर सामने आ सकता है? अब अभी इमीडिएटली वो नहीं कहा जा सकता कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन एक इनकरेजिंग फैक्टर है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी के लिए एक इनकरेजिंग फैक्टर है, क्योंकि ईरान को लेकर सिर्फ यहाँ का एक ही समुदाय जैसे शिया कम्युनिटी, सिर्फ वही उनकी तरफ रागिब नहीं है, बल्कि यहाँ के जो जो सनी सेक्शन है, सनी सेक्ट जो है, जो जो मुसलमान सुन्नी मुसलमान है, उनको भी रिपब्लिक ऑफ ईरान का काफ़ी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का काफ़ी एहतराम है। तो वो एक फैक्टर बनेगा, और वो भी आजकल की जो जो सिचुएशन है यहाँ पर, जम्मू कश्मीर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसको लेकर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और डेफिनेटली इनकरेजिंग रहेगा ये महबूबा मुफ्ती के लिए और उनकी पार्टी के लिए और सबका। और वो भी अगर मान लेते कि कोई और दूसरे तीसरे लोग भी होते इनविटेशन में, तो शायद शायद इसका ज़्यादा महत्व नहीं होता, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बनता, लेकिन उनको अकेले में बुलाना एज पोलिटिकल लीडर। बाकी तो जो जो बाकी लीडर्स है, शिया लीडर्स है, वो तो एज उनकी कम्युनिटी लीडरशिप की वजह से उनको बुलाया गया, बट शी इज द ओनली पोलिटिकल लीडर हु हैज बीन इनवाइटेड इन हर पर्सनल कैपेसिटी इंडिविजुअली। शी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेलीगेशन आल्सो, इंडियन डेलीगेशन। तो लिहाजा तो वो एक दर्शाता है, उसकी अहमियत को दर्शाता है कि उसको बैनुल अक़वामी लेवल पर रिकॉग्नाइज किया गया ईरान ने, तो एक बहुत बड़ी बात है। वो भी जम्मू कश्मीर के लिए जो एक मुस्लिम मेजॉरिटेरियन एरिया है, तो उसके लिए मैटर करेगा, जरूर मैटर करेगा, मे नॉट इमीडिएटली बट इन द लॉन्ग रन इट विल हेल्प। सर, शिया और सुन्नी समुदायों के बीच एकता की चर्चा इस आयोजन के दौरान लगातार हो रही है। क्या आपको लगता है कि ये संदेश भविष्य की क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकता है? वैसे भी कोई दिक्कत इतनी नहीं है, जहाँ तक यहाँ के शिया सुन्नी का ताल्लुक है। यहाँ तो मुसलमान और नॉन मुस्लिम जो कश्मीरी पंडित थे, वो भी बहुत प्यार से रहते थे। अब वो दूसरी बात है कि 90 में वो एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जो हर एक के लिए एक सरप्राइजिंग था और अचानक था, जिसकी वजह से उनको यहाँ से निकलना पड़ा। हालांकि उसको चलते यहाँ के लोकल जो पॉपुलेशन है उनको भी भुगतना पड़ा। तो लेकिन वो एक सिचुएशन थी जो शायद किसी के कंट्रोल में नहीं थी, किसी इवन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं थी।
तो उसकी वजह से वो दिक्कत आ गई। बाकी यहाँ नॉन मुस्लिम के साथ भी यहाँ का माहौल जो रहा है जम्मू कश्मीर में, वो इस बरादरी का बहुत ही हामी रहा है, चाहे वो हिंदूज के साथ हो, नॉन मुस्लिम्स के साथ हो, कश्मीर पंडित्स के साथ हो। तो शिया सुन्नी का तो कोई ज़्यादा है नहीं। तो अलबत्ता कभी कभी कुछ इश्यूज, कुछ मिसक्रेंट्स आते हैं, कोई वाक़ा हो जाता है कहीं, बट उसको ज़्यादा यहाँ कोई हवा नहीं दी जा सकती है, ना देते हैं। उसको तुरंत सेट भी किया जाता है, क्योंकि हर एक रियलाइज़ कर रहा है कि ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है, चाहे शिया हो सुन्नी हो, यहाँ कोई मसला नहीं है। तो इसलिए आप बार बार देखोगे, इस टाइम भी आपने देखा होगा कि शिया सुन्नी के इत्तेहाद की बात की जा रही थी, नारे दिए जा रहे थे। तो वो एक रूटीन अब है यहाँ पे। तो बाकी उससे ये कहेंगे कि कोई वाक़ा होने की बात है या वाक़ा हुआ हो, ऐसा कोई नहीं है। ये अब रूटीन में इस सिचुएशन पर जब मुहर्रम का मामला महीना होता है तो उसमें ये चलता है, तो उसमें ये सही है। आप ये इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ईरान ने सुन्नी लीडर्स को भी बुलाया, शिया लीडर को तो चलो बुलाना ही बुलाना था, और सुन्नी लीडर्स को बुलाया था। जो जो देखिए, ये एक बहुत बड़ी मैसेज है ईरान की तरफ से। जैसे मैंने कहा कि ईरान को बहुत ही मोतबर और आई मीन बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है कश्मीर में। तो अब ईरान ने एक बहुत बड़ी मैसेज दी है, उस लिहाज से भी एक बहुत बड़ी मैसेज है जम्मू कश्मीर के लिए, कि शिया सुन्नी का आई मीन इकट्ठा होना, इत्तेहाद करना। तो ये भी एक मैसेज है, लिया जा सकता है उसको। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं। सर, यदि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच अविश्वास इसी तरह बना रहता है तो इसका असर जो है खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति पर कितना व्यापक और हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर अगर इनकी सहमति सही तौर बनती है और ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, तो ये एक जो जो खलीज के लिए है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि अभी खलीज जो जो अभी रिसेंटली जो इश्यूज आ गए कन्फ्लिक्ट के चलते, जो खलीज बड़ा शिकार हो गया, तो अभी खतरात है, इनका डैमेजेस का खतरात है, या इंस्टॉलेशन जो अमेरिका के खलीज में है उन पर कितना दबाव रहा, कितना अटैक्स रहे। तो अगर कहीं न कहीं ट्रस्ट बन जाता है, तो ये एक बहुत क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, तरक्की की बात होगी, और अमन की बात होगी। तो ये एक बहुत बड़ी, डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ी बात होगी। और लग रहा है शायद जो जो माहौल दिख रहा है, लग रहा है कि शायद ये उसी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके दरमियान देख लिया कि क्या डैमेजेस हो सकते हैं, क्या पावर ईरान भी कितना मुकाबला कर सकता है, उनके पास कितना ताकत है करने का, मुकाबला करने का। तो मुझे लगता है कि शायद रियलाइज करके ही तभी तो सीज फायर हो गया इन दो के दरमियान। तो नहीं तो अगर हम ये चाहेंगे कि ये लड़ने के मूड में है, तो शायद फिर वो लड़ ही रहे थे, तो फिर कोई शायद सीज फायर करने की बात नहीं है। तो अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर होना ये बहुत बड़ी बात है। ये सोच समझ के हुआ हो, रियलाइज करके हुआ हो कि इससे क्या ग्लोबली क्या असर पड़ता है, खलीज में क्या असर पड़ा, ये मुल्कों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान कितना असर पड़ा। तो जी। ये सोच समझ के ही बेशक अगर वार ऐसे ही यूं ही किया हो, अनप्लान जैसे कहेंगे, या अचानक हुआ हो, लेकिन सीज फायर जो है वो सोच समझ के हुआ, ये सारे देखकर। लिहाजा ये कहना कि शायद अमन दोबारा बहाल ना हो, वो शायद नामुमकिन कहना गलत होगा। मेरा मानना है कि ये सिचुएशन देखकर, ये तजुर्बा होकर जो एक्सपीरियंस हुई, उससे अब अमन बहाल करने की कोशिश की जाएगी, और शायद अमन बहाल भी हो जाएगा। सर, एक आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि ये आयोजन केवल एक ऐतिहासिक अंतिम संस्कार के रूप में याद किया जाएगा, या फिर इसे मध्य पूर्व की बदलती राजनीति और शक्ति संतुलन के एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में भी देखा जा सकता है? नहीं, देखिए, ये तो इनका अमेरिका, सॉरी, ईरान का ये एक इंटरनल प्रोसेस है, क्योंकि जब ये उस वक़्त जो सिचुएशन हुई, तो उस वक़्त शायद ये जो जो प्रोसेस, जो जो फ्यूनरल जो जो फॉर्मेलिटीज़ है, वो शायद उस वक़्त लोगों ने खुल के सामने नहीं आए, क्योंकि जंग चल रहा था, वार चल रहा था, और मैयत को यहाँ से दफनाना भी था, तो उसको वेट नहीं करा सकते थे। तो उस वक़्त शायद ये फॉर्मेलिटीज़, या जिसको कहेंगे हम सेरेमोनियल, जो जो वो लीडर जो है, सुप्रीम लीडर है, जिसको सेरेमोनियल जो सेंड ऑफ होना चाहिए था, वो शायद नहीं हुआ। तो अब चूंकि एक माहौल मिल गया, मौका आ गया कि भाई इसको करने का, तो शायद उसी को चलते उन्होंने ये किया, और शायद ये आगे भी रहेगा।
और बाकी इसमें कोई पॉलिटिकल या कोई इफेक्ट होने का कोई ये नहीं है, क्योंकि इससे नॉर्मल जो फ्यूनरल है वहाँ का नॉर्मल प्रोसेशन है। और इसका जो अलविदाई जो हुई अभी सरकारी एजाज में, वो एक नॉर्मल सी एक्टिविटी है वहाँ की। तो कोई सियासत में कोई इससे बदलाव होने वाला नहीं दिख रहा है जी। इस को चलते, फ्यूनरल को चलते। अगला हो सकता है ऑन ईयर टू ईयर बेसिस इसको बनाया जाए, वो मुमकिन है। तो बाकी शायद इमीडिएटली या आगे भी कोई इससे कोई सियासत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा इंटरनल अमेरिका के अंदर। ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, काफ़ी अहम बात आपने रखी हैं। तो थैंक यू वेरी आज की इस चर्चा में साफ है कि ईरान में होने वाला ये अंतिम संस्कार केवल शोक का अवसर नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, सुरक्षा और कूटनीति का बड़ा केंद्र बन चुका है। मुश्तबा खामने की अनुपस्थिति, अमेरिका ईरान वार्ता के बावजूद कायम अविश्वास, इसराइल को लेकर सुरक्षा चिंताएं और जम्मू कश्मीर से नेताओं की भागीदारी, ये सभी संकेत बताते हैं कि इस कार्यक्रम का असर तेहरान से कहीं आगे तक महसूस किया जाएगा। आने वाले दिनों में दुनिया की नज़रें इस बात पर होंगी, क्या ये आयोजन क्षेत्रीय तनाव कम करेगा या मध्य पूर्व की राजनीति को नए मोड़ पर ले जाएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, डार्क न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। नमस्कार।